हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज क्लास 11 फिजिक्स में वेक्टर से रिलेटेड एक और नया कंसेप्ट जानेंगे। लास्ट क्लास बताया गया था प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे क्लास 11 फिजिक्स के लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वो डिस्कस किया गया था। क्या उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, यूज़ क्या होता है, मैथमेटिकल कैसे उसका एक्सप्रेशन निकलता है, एग्जाम्पल सब वहाँ पे बताया गया है। ओके, तो आज दूसरा टाइप का प्रोडक्ट देखते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, डिफरेंसेस है यहाँ पे, वहाँ से समझेंगे ठीक से, मैथमेटिकल आइडिया भी लेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखा गया है और डेफिनेशन को फिर यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्लेन भी किया गया है, नोट कर देंगे, समझते हैं क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वो था स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट में हमें एक स्केलर मिलता था प्रोडक्ट करने के बाद। यहाँ पे जब प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट में हमें एक वेक्टर मिलता है। देखते हैं वो कैसे होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड को प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, इतना पार्ट देगा उसके मैग्नीट्यूड को। सी दिस ए क्रॉस बी इज अनदर वेक्टर, वेक्टर सी सपोज। तो वो जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा होता है मैग्नीट्यूड उसका, यहाँ पे ए बी साइन थीटा करते हैं, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। पर क्योंकि एक वेक्टर है तो डायरेक्शन में होगा इसके पास। तो डायरेक्शन होता क्या है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर्स हैं दोनों के साथ, मतलब उसी प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट से निकलने वाला वेक्टर। कैसे, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ए सपोज ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, मतलब इस प्लेन में है तो वेक्टर ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो डायरेक्शन ऐसे हो सकता है। ओके, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे उसको वैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप लिखा है, एन कैप मतलब मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है वेक्टर पूरा। तो ये एक यूनिट वेक्टर है। कौन सा यूनिट वेक्टर, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी होंगे उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, एन कैप हो गया उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये पूरा का पूरा हमें ए क्रॉस बी से मिलने वाला वेक्टर मिल गया। क्लियर है ये? तो ये है उसका मैथमेटिकल आइडिया कि क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स होता क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि ये एक वेक्टर है, फाइनली हमें आंसर मिलता है, इसलिए तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, स्केलर नहीं, वेक्टर मिलता है, वेक्टर मिलता है। तो डायरेक्शन भी होगा और डायरेक्शन को हम वैसे ही बता रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, ये मैथमेटिकल आइडिया यही है इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के बारे में हम जब पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, टॉर्क ऐसे सिंबल दिया जाता है उसका, टाउ बोलते हैं इस सिंबल को, टाउ। ठीक है, तो ये एक वेक्टर है और वो मिलता है जब हम इस रेडियस वेक्टर और ये एक लेंथ वाइज एक वेक्टर है आर क्रॉस एफ फोर्स, दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब हमें ये टॉर्क मिलता है। देखेंगे वहाँ पे ये फॉर्मूला आएगा, कैसे आता है इसके बारे में तो पूरा डिस्कशन है रोटेशनल मोशन चैप्टर में। ठीक है, पर यहाँ पे एग्जांपल है ये क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से ये वेक्टर हमें मिलता है, एक्सियल वेक्टर ये एक होता है। ओके, अच्छा, तो ये हमें मिला क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जनरल आइडिया कि होता क्या है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन क्या होता है। ओके, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें इसके लिए जानते हैं जो कि हमें सीखना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ
बातें जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले है कि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की बात आती है। कैसे होता है? अच्छा, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इक्वल तो होता ही नहीं है दोनों। तो होता क्या है? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या कि अगर ए क्रॉस बी, सपोज इस प्लेन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी अगर इस तरफ है तो बी क्रॉस ए अगर करेंगे तो इस तरफ होगा, इस प्लेन के ऑपोजिट साइड्स में, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये ए क्रॉस बी तो ये बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ओके, क्योंकि वेक्टर है इसीलिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम होगा ए बी साइन थीटा, ठीक है वो, पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, इसलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंटी कम्यूटेटिव। क्लियर है ये? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन वहां पे भी होता था, यहाँ पे भी होता है। दैट मीन्स ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी करेंगे प्लस ए क्रॉस सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। फिर अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, दैट मीन्स एक डायरेक्शन में या तो एंटी पैरेलल हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? एक डायरेक्शन में मतलब थीटा 0 डिग्री, ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब थीटा 180 डिग्री, और साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। तो क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा एन कैफ, तो हमें मैग्नीट्यूड तो 0 मिलेगा, पर रिजल्ट को क्या बोलेंगे? रिजल्ट को बोलेंगे एक नॉल वेक्टर। पढ़े नॉल वेक्टर? 0 मैग्नीट्यूड, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए निकालेंगे तो हमें एक नॉल वेक्टर मिलता है। नोट कर देंगे, नॉल वेक्टर यहाँ पे हमें मिलता है, मैग्नीट्यूड 0 एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं थीटा 90 डिग्री, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा, साइन 90 मतलब 1, तो ए बी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू यही होता है कि दोनों मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू, दोनों के मैग्नीट्यूड को बस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो। क्लियर है ये बात? अच्छा, कुछ और बातें जानते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, आई कैप जे कैप के कैप को लेके क्या होता है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही देखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के बीच में। सपोज आई कैप क्रॉस होगा आई कैप के साथ, या जे कैप क्रॉस होगा जे कैप के साथ, या फिर के कैप क्रॉस होगा के कैप के साथ, अपने ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब क्या मिलेगा? एक ही डायरेक्शन है दोनों, थीटा 0 डिग्री हर केस में, थीटा क्या है? 0 डिग्री, मतलब साइन थीटा 0, तो नो मैग्नीट्यूड, ठीक है, नो मैग्नीट्यूड, सभी एक एक नॉन वेक्टर हमें मिलेगा। एक ही डायरेक्शन है ना, तो ए बी साइन थीटा 0 विद ए वेक्टर, दैट मीन्स नॉन वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अपने आप के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो हमें नॉन वेक्टर मिलता है, ठीक है ये। अच्छा, अब देखते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, फिर देखेंगे जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, फिर देखेंगे के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा। ठीक से समझना है इसको, कि डॉट प्रोडक्ट जितना सिंपल से ये नहीं निकलेगा। आई कैप क्रॉस जे कैप, ओके, मतलब एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड हम ए बी साइन थीटा से निकालेंगे। यहाँ पे थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आई कैप जे कैप के बीच में, किसी भी दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्रॉस करने के बाद वो 1 ही होगा। ए बी साइन थीटा होता है ना, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है, मतलब 1 इंटू 1 1। पर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप समझते हैं, अगर इस तरफ आई कैप है, इस तरफ जे कैप है वाई एक्सिस में, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ होगा ना, और इस तरफ क्या है? के कैप है, वही बात है ना, दोनों के साथ परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस मतलब के कैप,
ठीक है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो हमें के कैप मिलता है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो हमें आई कैप मिलेगा, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो हमें जे कैप मिलेगा उसी के हिसाब से। पर यहाँ पे ये जानना है कि अगर ये रिवर्स के तरह लिखेंगे, दैट मीन्स जे कैप क्रॉस आई कैप अगर लिखेंगे तो वो के कैप नहीं होगा, वो माइनस के कैप होगा। अभी तो बताएगा ना एंटी कम्यूटेटिव। तो अगर इस तरफ आ रहा है आई कैप क्रॉस जे कैप तो जे कैप क्रॉस आई कैप करने से इस तरफ आएगा माइनस के कैप, ठीक है। वैसे ही के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप और आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप, ठीक है। ये बात इसको साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ना। आई हो गया, जे हो गया, के, ओके, आई टू जे, जे टू के टू आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप तो आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप तो जे कैप। साइक्लिक जा रहा है। जहाँ पे भी एंटी साइक्लिक हो गया, ऑपोजिट में गया तो अब माइनस आएगा। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ये बात क्रॉस प्रोडक्ट फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल की बात अगर हमें मालूम हो गया है, सीख गए हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखते हैं। दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में। अच्छा, क्या लेते हैं वेक्टर ए को रेक्टेंगुलर फॉर्म में? हम पढ़ चुके हैं ए एक्स आई कैफ प्लस ए वाई जे कैफ प्लस ए जेड के कैफ पढ़े थे। वैसे और एक वेक्टर बी है, उसके लिए इसी फॉर्म में बी एक्स आई कैफ प्लस बी वाई जे कैफ प्लस बी जेड के कैफ, ठीक है, दो वेक्टर। अब करते हैं ए क्रॉस बी। क्या है प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, उसको यूज करेंगे। ए क्रॉस बी मतलब इन सभी को लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ए एक्स आई कैप क्रॉस होगा इस पूरे के साथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है, नोट कर रहे हैं। प्लस अब ए वाई जे कैप आ गया, क्रॉस होगा उस पूरे के साथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। प्लस अब ये आ गया ए जेड के कैप, क्रॉस होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ओके। अब देखते हैं ठीक से थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या निकल के आता है। अब फिर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन यूज करेंगे एक के बाद एक। देखो यहाँ पे ए एक्स आई कैप जब बी एक्स आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा? देखो आई कैप क्रॉस आई कैप होना है यहाँ पे, ए एक्स बी एक्स तो मैग्नीट्यूड है। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है? जीरो, अभी पढ़े हैं, जीरो वेक्टर होता है। तो इन दोनों से कोई टर्म नहीं आएगा, ठीक है। ये बात आएगा किससे? आई कैप जे कैप से आएगा, आई कैप के कैप से आएगा। क्या आएगा? आई कैप और बी वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप। देखो मैग्नीट्यूड तो बन जाएगा ए एक्स बी वाई, ये सिंपली प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं, अभी पढ़े हैं, वो के कैप होता है। इन दोनों के क्रॉस से ये आया, क्लियर है। अब देखो ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, तो हमें ये तो मिलेगा ए एक्स बी जेड मैग्नीट्यूड टर्म, पर आई कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? माइनस जे कैप होता है, अभी पढ़े हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस जे कैप, ठीक है। अब इसको देखते हैं सेकेंड टर्म में। देखो ए वाई जे कैप बी एक्स आई कैप, तो जे कैप और आई कैप क्रॉस होते हैं तो के कैप बनता है, तो ये बन जाएगा प्लस ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक है। अब देखो जे कैप जीरो वेक्टर, तो यहाँ से कोई टर्म नहीं,
पर जे कैप और के कैप करेंगे तो जे कैप क्रॉस के कैप क्या होता है? अच्छा एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जे कैप क्रॉस आई कैप ये माइनस के कैप होता है, सॉरी माइनस, ठीक है। जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो ये प्लस आई कैप होता है, मतलब ए वाई बी जेड आई कैप। क्लियर है सेकेंड टर्म से। अब तीसरे से आते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप होता है तो लिखेंगे उसको प्लस ए जेड बी एक्स के और आई, मतलब जे कैप। अब के और जे, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, तो माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है, आई कैप। और के कैप तो ये जीरो आएगा, कोई टर्म नहीं। तो ये हमें फाइनली मिला, ठीक है, हमें फाइनली एक्सप्रेशन जो मिला है हम उसको लिख देते हैं अब एक बार और। दिस इज द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप को अलग अलग करके लिख सकते हैं कॉमन लेके। तो पहले आई कैप के लिए लिखते हैं। अगर आई कैप कॉमन जाएगा इस टर्म से और इस आखिरी वाले टर्म से तो क्या मिलेगा, देखो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई दिख रहा है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, तो कॉमन जाएगा आई कैप, ठीक है। अब देखो ए एक्स बी जेड, ओके, ए जेड बी एक्स, यहां से कॉमन जाएगा माइनस जे। अगर हम माइनस लिखेंगे पहले तो अंदर रहेगा ए एक्स बी जेड, ओके, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा ए जेड बी एक्स, ठीक है, ए जेड बी एक्स, तो ये बन गया कॉमन जाएगा तो जे कैफ, ठीक है। अब के कैफ को देखते हैं, ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स, तो प्लस आएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इतना होगा के कैफ, ठीक है। कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर देंगे सब। तो ये मिल गया हमें ए क्रॉस बी का ये वाला एक्सप्रेशन, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। पर इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए और मैथमेटिक्स के कुछ दूसरे तरीके से इसको सीखने के लिए हम थोड़ा जानते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। साइड में इसको नोट कर देंगे, ओके। डिटर्मिनेंट एक चैप्टर रहता है मैथमेटिक्स में जो शायद 12th में पढ़ोगे, पर यहाँ पे उसका जो मेन फॉर्मूला होता है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं देखो, तो ये ऐसे लिखते हैं, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, नॉट वो टर्म है। अगर ऐसे करेंगे लिखेंगे तो ये पढ़ेंगे इसको कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, जो पूरा लिखा गया है इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। ऐसे अगर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, पहले ए को लिखते हैं, देखो ए को लिखे, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, देखो ए जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ये रो और ये कॉलम दोनों को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी इतना पार्ट रहा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई होगा ऐसे, मतलब E इंटू आई, फिर माइनस होगा H इंटू एफ, ये मल्टीप्लाई हुआ माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, ये ए के साथ। अब बी पे आते हैं, तो बी के लिए लिखेंगे माइनस बी, ठीक है। माइनस बी करेंगे तो बी वाले रो को छोड़ दो, बी वाले कॉलम को छोड़ दो, बाकी डी जी एफ आई रहा, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दो बी वाले को, तो क्या लिखेंगे, ऐसे पहले जाओ, तो ये बनेगा डी आई माइनस जी एफ, ठीक है, डी आई माइनस जी एफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब सी आएगा तो प्लस सी आएगा, ओके, ये इसके बाद कंटिन्यू हो रहा है ना, इसके बाद प्लस माइनस बी देके ये फिर प्लस सी देके क्या लिखेंगे, सी वाले रो को छोड़ दो, सी वाले कॉलम को छोड़ दो, क्या रहा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे डी एच माइनस जी ई, डी एच माइनस जी ई। तो ये फॉर्मूला होता है, ऐसे ही इसको लिखते हैं, ठीक है, एक एक टर्म लेके प्लस माइनस साइन ऐसे चेंज करके ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मैथ में इसके बारे में और भी अच्छे से पढ़ना है, पर वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, देखो कैसे, इसको बस इस पूरे फॉर्मूले को याद रखने के लिए अगर हम ऐसे लिखें आई कैफ जे कैफ के कैफ ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है, ये सब लिख के इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल दें तो क्या मिलेगा देखो ठीक से, इसका
इस फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो पहले लिखेंगे आई कैप, पहले ए को लिखे थे। अब क्या करेंगे, आई कैप वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, दिख रहा है ऐसे। फिर माइनस जे आएगा, माइनस जे कैफ, उसके रो को कॉलम को छोड़ दो बाकी, तो जे कैफ, तो बाकी ऐसे मल्टीप्लाई होगा, जे के रो को छोड़ दो कॉलम को छोड़ दो, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लस के कैफ होगा, ये रो को छोड़ दो कॉलम को छोड़ दो, बाकी ये रहा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा देखो इसके साथ इक्वल है कि नहीं, दोनों के इक्वल है पूरा, तो हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये जो डिटर्मिनेंट पार्ट है पूरा, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को हम ए क्रॉस बी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आया, ये क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे जाएंगे, ठीक है।